Hello everybody and welcome to Law in Detail. So moving forward हम अपनी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड दिस विल बी द पार्ट 1. ये पार्ट 1 है आपका और जो पार्ट 2 होगा दैट विल बी कमिंग सून एंड वेन एवर इट विल कम मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ओके सो अभी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में पार्ट 1 में जो सेक्शंस कवर करेंगे दैट विल बी सेक्शन 9, 10, 11, 14 एंड 16 एंड दिस विल बी अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन. ओके सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड है ये कि हमारा ये चैनल है लॉ इन डिटेल एंड प्लीज़ 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 गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड चैनल पे कमेंट करो, लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करो बिकॉज यू नो आई ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन टू गो फॉरवर्ड. लाइक मुझे एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए it also requires a lot of study, a lot of in-depth analysis. So please if you like it, please I do genuinely request you कि आप subscribe करें and comment करें. And next we'll move forward. There is a motivational quote that is, it is push yourself because no one else is gonna do it for you. So जो करना आपको करना है, पढ़ाई भी आपको करनी है. ये पूरा सीरीज बहुत ही लंबा होगा बिकॉज ये बहुत डिटेल्ड होगा. बट इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेल इन दिस, अगर आपको करना है तो आपको ये पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जब तक आपको लगता है यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट. सो गो ऑन until unless you become a master of that. Okay, and please your subscription and likes to motivate me, so please let us grow as a community, move forward. है ना. अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको इस पीपीटीज में सारे सेक्शंस नहीं कवर कराऊंगी बट देयर विल बी सम स्पेसिफिक सेक्शंस. बाकी सारे सेक्शंस विल कम इन पार्ट 2. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आगे मूव करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है ना कि हम उसका मतलब समझें, क्योंकि मतलब नहीं समझेंगे तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या पढ़ रहे हैं, है ना. सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब आइए जान लेते हैं. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस और एग्जैक्ट फुलफिलमेंट का मतलब है टर्म्स और कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग. तो अगर मैं और आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है ना, अगर मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर रही हूँ तो वही दो मुझे, फिर वही टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी एप्लीकेबल. मुझे वही प्रॉपर्टी चाहिए जो लिखा है, वही चीज़ें चाहिए जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू गिव कि ठीक है लेट्स टेक कॉम्पनसेशन, ये नहीं मिल सकता, तो दैट इज़ नॉट अलाउड. यू हैव टू एग्जैक्टली फुलफिल योर ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना. तो यहाँ पे क्या अग्रीमेंट भी इन्फोर्सिबल है, जो कि अग्रीमेंट इलीगल है या फिर वॉइड अग्रीमेंट्स है वो भी इन्फोर्सिबल है या नहीं है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल है. तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो वैलिड और इन्फोर्सिबल हो, मतलब जब उसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधानों के अकॉर्डिंग है वो और उनको वायलेट नहीं कर रहा है, तभी वो अग्रीमेंट एक वैलिड और इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है. ओके एंड नेक्स्ट थिंग इज रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ये एक इक्विटेबल रेमेडी है. ये इक्विटेबल रेमेडी है और बट 2018 में अमेंडमेंट आई थी जो कि हम आगे पढ़ेंगे. आई विल डिस्कस विथ यू आगे स्लाइड्स में. तो 2018 में अमेंडमेंट के बाद दिस हैज़ बिकम अ स्टैट्यूटरी राइट. तो अब ये इक्विटेबल रेमेडी होने के साथ साथ दिस हैज़ बीन क्रिस्टलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैट्यूटरी राइट. अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया क्योंकि इक्विटेबल चीज़ें जो होती हैं दैट इज़ ऑन डिस्क्रिशन, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2018 के पहले वो डिस्क्रिशनरी था, वो इक्विटेबल था, बट 2018 के बाद इट हैज़ बिकम मैंडेटरी. सो नाउ इट हैज़ बिकम अ स्टैट्यूटरी राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. पीरियड ऑफ लिमिटेशन. जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर रहे हो, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू शुड नो कि भाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा, उसी के अंदर तो आप जाओगे ना, अदरवाइज योर सूट विल बी बार्ड. सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज गिवन इन आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट, जो कि बोलता है कि पीरियड कितना है. तो पीरियड है 3 years और ये 3 साल का पीरियड कौन सी डेट से स्टार्ट होगा. तो देयर आर 2 dates जिससे ये स्टार्ट होगा. जो डेट फिक्स्ड है फॉर परफॉर्मेंस, अगर उस दिन जैसे मैंने आपको बोला कि 2 तारीख
को मुझे इस गुड्स की डिलीवरी चाहिए, 2 तारीख को आपने नहीं कराया तो ये जो पीरियड ऑफ 3 इयर्स होगा 2 तारीख से आपको फिर 3 साल का पीरियड मिलेगा। या फिर मैंने कोई डेट नहीं फिक्स करी है ना, नो डेट, देन जब से मुझे नोटिस आ चुकी है कि दैट द परफॉर्मेंस हैज़ बीन रिफ्यूज्ड बाय यू, तो जिस दिन मुझे पता चला है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो उस दिन से द पीरियड ऑफ 3 इयर्स विल स्टार्ट फॉर फाइलिंग द सूट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि पार्टीज कौन कौन ऐड करोगे, बिकॉज आप यू आर गोइंग फॉर अ सूट, राइट। दिस इज सिंपल चीज़ कि आप सूट के लिए जा रहे हो तो सूट में किस किस को पार्टी बनाओगे, तो यू शुड हैव अ फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज कि नेसेसरी पार्टीज़ कौन होंगे, प्रॉपर पार्टीज़ कौन होंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में, तो नेसेसरी पार्टीज़ कौन होंगे। सो दिस इज हु आर नेसेसरी पार्टीज़ इन अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट। तो पहले सपोजिंगली आई विल एक्सप्लेन दिस बाय एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए के बीच में और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बी के, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो ये दोनों भी नेसेसरी पार्टीज होंगे। एंड सपोजिंगली बी हैज़ डाइड और बी का LR is C, तो सिंस अगर कोई पार्टी मर गया तो उसका LR भी नेसेसरी पार्टी बन जाता है। और अगर किसी ने प्रॉपर्टी परचेज करी है ना, तो अगर C से प्रॉपर्टी सपोजिंगली X ने परचेज करी तो X भी नेसेसरी पार्टी बन जाता है। तो जो एक्चुअल पार्टीज होते हैं, अगर कोई व्यक्ति मर गया है, कोई पार्टी मर गया तो उनके LR एज वेल एज परचेजर। बट अगर कोई पर्सन एडवर्सली क्लेम कर रहा है ना टू द प्लेंटिफ, अगर वो प्लेंटिफ की राइट से एडवर्सली क्लेम कर रहा है तो वो एक नेसेसरी पार्टी नहीं होता है। ना ही आप किसी थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर को पार्टी बना लोगे ताकि आप नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सको। नेसेसरी पार्टी कौन है या नहीं है, इस चीज़ का टेस्ट 2 तरीके का टेस्ट होता है कि आप ये चेक करोगे कि रिलीफ उस पर्सन के अगेंस्ट मेंटेनेबल है या नहीं है, और अगर उस पर्सन को ऐड नहीं किया गया तो फिर क्या जो डिक्री पास होगी वो एक इफेक्टिव डिक्री होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर नेसेसरी पार्टी को आपने बिना ऐड किए हुए एक डिक्री पास कर दी तो उस डिक्री को आप इन्फोर्स ही नहीं करा सकते हो, बिकॉज एग्जीक्यूशन के टाइम वो नेसेसरी पार्टी आ जाएगा, उस डिक्री को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ही हैज़ अ राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट, तो फिर आपका जो पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस हो जाएगा वो बेकार हो जाएगा। सो इसीलिए नेसेसरी पार्टीज़ को ऐड कराया जाना चाहिए, और नेसेसरी पार्टीज़ को ऐड कराते हैं हम ऑर्डर 1 रूल 10 में ऑफ CPC। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में एक ड्रास्टिक चेंज आया है बाय द 2018 अमेंडमेंट। ओके, तो इट वाज ड्रास्टिकली अमेंडेड बाय 2018 अमेंडमेंट एक्ट, और ये जो 2018 अमेंडमेंट एक्ट थी इसको एसेंट मिला है 1 अगस्त 2018 में, एंड दैट हैज़ कम इनटू फोर्स इन 1 अक्टूबर 2018। अब कोई भी अमेंडमेंट आती है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज़ देयर टू क्योर सम मिसचीफ, है ना, किसी चीज़ कोई प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए या फिर लॉ को बेहतर बनाने के लिए। सो बेसिकली व्हाट वाज द पर्पस, ये 2018 का पर्पस क्या था गाइस। सो लेट्स डिग इनटू इट कि 2018 का पर्पस क्या था। सो देयर इज़ वन रैंकिंग, इफ़ यू नो अबाउट इट, इट इज़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बेसिकली एक ऐसा इंडेक्स है जो ये बताता है कि कौन से कंट्री में कितने आप इफेक्टिवली और ईजिली बिजनेस कर सकते हो। तो हमारी इस कंट्री में रैंकिंग बहुत ही पुअर थी। एज यू कैन सी 2017 में वी स्टूड एट 100th पोजीशन। सो हमारी ये रैंकिंग इसलिए कम थी क्योंकि इसमें जो वन ऑफ द पैरामीटर्स यूज़ होता है ये रैंकिंग देने के लिए, दैट इज़ इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किस देश में कितनी आसानी से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा सकते हो। बट इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट वॉज नॉट ईजी एट ऑल, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हम करा ही नहीं सकते थे कॉन्ट्रैक्ट की, वो बस और बस एक्सेप्शनल केसेस में होता था। तो जनरल रूल क्या था फिर? जनरल रूल था कॉम्पनसेशन हर केसेस में दिया जाता था, एंड वेरी एक्सेप्शनल केसेस में आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती थी। तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स ही नहीं हो पाते थे, एंड इसी वजह से ड्यू टू पुअर रेट ऑफ इन्फोर्समेंट हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स दे वर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, या फिर वो बिजनेस करने नहीं आते थे, तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारा लो हो जाता था। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इन्फोर्समेंट को मैंडेटरी बना दिया थ्रू 2018 अमेंडमेंट, आर पोजीशन इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव टू 67, और ये करंट कितना पोजीशन है 2022 में वी स्टैंड एट 63rd पोजीशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम सेक्शन 9 देख रहे हैं। सेक्शन 9 रिलेट्स टू कि कौन कौन से डिफेंसेस आप लोगे इन सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट।
तो हम यहाँ पे देखेंगे डिफेंसेस कौन कौन से लोगे ऑन रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब डिफेंसेस कौन लेता है? डिफेंसेस तो डिफेंडेंट ही लेगा ना। अगर आप सूट फाइल कर रहे हो तो ऑब्वियसली डिफेंडेंट ही डिफेंसेस लेगा। डिफेंडेंट कौन कौन से डिफेंसेस ले सकता है? ठीक है, मे प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस एनी ग्राउंड विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं एनी ग्राउंड लिखा है और लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा है। तो एक छोटी सी मिस्टेक जो लोग समझ लेते हैं लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स में, दे जस्ट अंडरस्टैंड दैट कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात कर रहे होंगे। नो, इट इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है। सोगा आएगा आपका, पार्टनरशिप आएगा, सोगा इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट आएगा। सो देर आर मेनी लॉज जो कि कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। उन स्पेसिफिक एक्ट में जो जो डिफेंसेस अवेलेबल होंगे वो डिफेंसेस आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट में डिफेंडेंट भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए जॉट डाउन कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये क्लेम कर सकते हो कि द कंसेंट वॉज नॉट फ्री, है ना। डिफेंडेंट कैन क्लेम दैट द कंसेंट वॉज नॉट फ्री, मिस्टेक था, कोर्जन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करूंगा। सेकेंडली, फ्रस्ट्रेशन हो गई कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है जिसकी वजह से हम अनेबल टू स्पेसिफिकली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था, मतलब वो अग्रीमेंट इलीगल हो गई थी, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो आई एम नॉट लायबल टू स्पेसिफिकली परफॉर्म इट। इन सब के अलावा कॉन्टिंजेंट अग्रीमेंट हो गया और बहुत सारे रिस्पेक्टिव डिफेंसेस है जो आप ले सकते हो। Now coming to next slide, which is section 10. Section 10 basically specific performance in respect of contract की बात करता है और यहाँ पे amendment आया है 2018 से। Now as I have been saying, repeating it time and again कि contract shall be enforced। पहले क्या था? पहले कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करना है या नहीं करना है, दैट वाज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। बट अब ये वर्ड जो शैल लिख दिया गया, शैल एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन रेज करता है कि शैल लिखा गया है, मतलब आप कोर्ट को इन्फोर्स करना ही पड़ेगा। इट इज़ नो मोर अ डिस्क्रिशन। बट यहाँ पे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। तो ये जो जनरल रूल है कि अब मैंडेटरी हो चुका है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हैं। और कौन से प्रोविजन से सब्जेक्ट है? तो 3 प्रोविजंस हैं, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। तो अब सेक्शन 11 क्लॉज 2 में क्या है, 14 और 16 में क्या है, इन तीनों केसेस में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों नहीं इन्फोर्स करा सकते, ये हम आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फॉर टाइम बिन आप ये समझिए कि सेक्शन 10 में एक जनरल रूल है कि मैंडेटरी हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं इन्फोर्स हो सकती है। दैट इज सेक्शन 11 सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। जैसे मैंने बता रखा है कि ये अमेंड हो गया था सेक्शन 10 2018 अमेंडमेंट एक्ट से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर अमेंडमेंट क्या था, आफ्टर अमेंडमेंट सेक्शन 10 क्या हुआ है, कैसे ये चेंज हुआ है, लेट्स डिग इनटू दैट। तो सेक्शन 10 ये मैंने आपको बता रखा है कि कॉम्पनसेशन वॉज अर्लियर द रूल, मतलब कोई भी पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता था ना, तो कोर्ट ये देखती थी कि क्या हम कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, अगर हाँ तो वो कॉम्पनसेशन ही अवॉर्ड करती थी। और कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते थे जहाँ पे कोर्ट सोचती थी कि वो अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकती थी और दे सकती थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सो जो रेट होता था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने का, दैट वाज वेरी लो, एंड कॉम्पनसेशन देने का दैट वाज वेरी हाई। सो अर्लियर कॉम्पनसेशन वाज द रूल एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाज एन एक्सेप्शन। बट नाउ अब क्या हो गया, इट इज़ नो मोर अ डिस्क्रिशन, इट हैज़ बिकम मैंडेटरी। ओके, अब ये शैल वर्ड यूज़ है तो अब ये मैंडेटरी बन चुका है। और यहाँ पे स्टिल अब यहाँ पे इसके 3 एक्सेप्शंस हैं जो हमने आगे मैंने आपको बता रखे हैं, 11 क्लॉज 2, 14 एंड 16। पहले क्या था कि आप बस 2 केसेस में कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन यूज़ कर सकती थी, जब कोई स्टैंडर्ड नहीं था एसर्टेन करने के लिए कि कितना डैमेज होगा, मतलब डैमेज बनता कितना है, इस बात को पता लगाने के लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता था, या फिर कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ होता ही नहीं उन केसेस में। जैसे कि कोई चीज़ आपकी बहुत प्रेशियस चीज़ है या कुछ ऐसी है जो बहुत वैल्यूएबल है, अमूल्य चीज़ है, तो आप कैसे अगर कॉम्पनसेशन दे भी दिया जाए तो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता था। तो उन केसेस में, इन दोनों केसेस में कोर्ट डिसाइड करता था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दें या ना दें। लेकिन अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंडेटरी बन चुका है।
ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। पहले कॉम्पनसेशन रूल था, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंडेटरी हो गया, और अभी भी इसके 3 एक्सेप्शंस हैं जो 11 क्लॉज 2, 14 और 16 में। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सेक्शन 11 क्या बताता है। हमने पढ़ा अभी कि 11 क्लॉज 2 एक तरीके का एक्सेप्शन है, इन केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। बट 11 क्लॉज 2 पे आने से पहले हम सेक्शन 11 क्या है वो देख लेते हैं। सेक्शन 11 बेसिकली बताता है cases in which specific performance connected with trust enforceable। तो बेसिकली यहाँ ट्रस्ट की बात कर रहा है कि अगर कोई ट्रस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेट्स लुक इनटू दैट। तो यहाँ पे आता है आपका क्लॉज 1। क्लॉज 1 में ये बोल रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि बाकी जब जगह अगर कुछ अदरवाइज प्रोवाइडेड है उन चीज़ों को अलग रखते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स व्हेन द एक्ट अग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली या पार्टली ऑफ द ट्रस्ट। तो अगर कोई ट्रस्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के होल या पार्ट इन्फोर्समेंट के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट हो सकती है। ओके, सो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लिखा था एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड यहाँ पे क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि अगर कोई ट्रस्टी अपने एक्सेस ऑफ द पावर्स में एक्ट करता है। जब आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ ट्रस्टी की पावर एंड ड्यूटीज़ दी गई हैं चैप्टर्स में। तो अगर उन चैप्टर्स के बियॉन्ड, उन चैप्टर्स में जो पावर एंड ड्यूटीज़ दी गई है उसके बियॉन्ड वो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उन चीज़ों को वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू इन्फोर्स नहीं करा सकता है। तो ये पहला पॉइंट है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेस में एक्ट किया है तो वो इन्फोर्स नहीं करा सकता है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर उसने ब्रीच किया है ट्रस्ट का, अगर उसने खुद ही ब्रीच कर दिया है ट्रस्ट का, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को भी वो इन्फोर्स नहीं करा सकता है। तो हमने 11 क्लॉज 2 देख लिया कि 2 केसेस में ट्रस्टी इन्फोर्स नहीं करा सकता है, एक जब उसने एक्सेस में एक्ट किया और दूसरा जब उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। Now let's move to section 14. Section 14 सेक्शन आप बोल सकते हैं कि सेक्शन 14 और जो सेक्शन 10 है वो दोनों काउंटर पार्ट्स हैं। सेक्शन 10 बेसिकली पॉजिटिव इन नेचर था और सेक्शन 10 आपको बताता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, बस 3 केसेस में नहीं हो सकती है। बट सेक्शन 14 ये जो है सेक्शन है आपका, ये नेगेटिव है नेचर में और ये आपका बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कब स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। ओके, सो बोथ आर काउंटर पार्ट्स। सेक्शन 10 में जनरल रूलिंग करा सकते हो बट 3 केसेस में नहीं करा सकते हो, और सेक्शन 14 बताए कि कब कब आप नहीं करा सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन substituted performance of the contract in accordance with the provisions of section 20। पहली केस जिसमें आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हो दैट इज जहां आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया हो सेक्शन 20 के तहत। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होती है? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस वो होती है जब सपोजिंगली प्लेंटिफ ने एक नोटिस दिया, 30 डेज का नोटिस दिया डिफेंडेंट को कि प्लीज़ आइए आप और अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करिए, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट नोटिस की पीरियड के अंदर वो पर्सन डिफेंडेंट नहीं आता है, तो जो प्लेंटिफ है वो अपनी खुद की एजेंसी या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू वो सेम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा सकता है और वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है ऑपोजिट पार्टी से। तो चूंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो गई ना, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन थे भले डिफेंडेंट ने परफॉर्म नहीं किए बट प्लेंटिफ ने खुद की एजेंसी या फिर थर्ड पार्टी से परफॉर्म तो करा ली। सो कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ फिनिश्ड, कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। सो जब कॉन्ट्रैक्ट आपकी हो चुकी है, सो कॉमन सेंस की बात है, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी परफॉर्म्ड। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड, देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर परफॉर्मेंस, तो इसलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट होगा। सेकेंड थिंग इज कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां भी ग्रांट नहीं हो सकता है वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कंटिन्यूस सुपरविजन चाहिए बाय द कोर्ट, तो वहाँ पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं इन्फोर्स कर सकती है। So what do you mean by this thing that there should be a specific there should be a continuous duty to supervise? So ये basically इसकी पॉलिसी होती है कि सपोजिंगली कोर्ट अपने सारे काम छोड़कर ये तो नहीं देख सकता ना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता जो कि कन्वीनियंटली परफॉर्म नहीं हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल इसमें है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट एक तरीके का बिल्डर्स एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे बिल्डर्स को आप प्लॉट सौंप देते हो और वो आपको फ्लैट्स देते हैं। तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को भी बिल्डर नहीं परफॉर्म कर रहा है, सो इट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली सुपरवाइज बाय द कोर्ट कि कितने बने, है ना। सो क्योंकि इसमें ना डे टू डे सुपरविजन करनी पड़ जाएगी, और जब डे टू डे सुपरविजन करनी पड़ जाएगी, अगर कोर्ट के पास ऐसे केसेस आने लगे, सो देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो इसीलिए इन केसेस में देयर इज अब बेसिकली एक प्रिंसिपल होती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं दो, है ना, बिकॉज यहाँ पे वैसे भी कन्वीनियंटली सुपरवाइज नहीं कर सकता है कोर्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट थिंग ये होता है आपका कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंडेंट है पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग, कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट। सो ये सब आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे डिपेंडेड है। फॉर बिफोर अमेंडमेंट, मतलब ये भी जो प्रोविजन है, इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 2018 एक्ट। बिफोर अमेंडमेंट यहाँ पे वॉल्यूशन ऑफ द पार्टीज यूज्ड हुआ था, विच हैज़ नाउ बीन ओमिटेड। वॉल्यूशन में जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, ये भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। सो अगर ये सारी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वॉल्यूशन ऑफ द पार्टीज, ये वर्ड चूंकि हटा दी गई है, बट स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी हो, टीच हो, पेंट हो, किसी भी टाइप के पर्सनल क्वालिफिकेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट हो, वो आज भी इन्फोर्स नहीं करा जा सकते। अब आपको ये पैरामाउंट कोचिंग सेंटर वर्सेस राकेश रंजन झा का आप केस पढ़ोगे, विच इज़ ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आई विल टेल यू द फैक्ट्स ऑफ द केस। सो बेसिकली फैक्ट्स ये थे केस के, राकेश रंजन झा वॉज अ टीचर एट अ पैरामाउंट कोचिंग इंस्टीट्यूट. So there was a contract between Paramount Coaching Institute and Rakesh that he will teach for 4 years. But before the expiry of the 4 years, what he did was he joined another institute which was probably KD campus. So उन्होंने KD campus join कर लिया. So ये जो Paramount Coaching Institute है, it brought an action for breach of contract and they wanted specific performance. So they wanted Rakesh Ranjan Jha to specifically perform the contract और वो आए और पढ़ाए Paramount में. बट कोर्ट ने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट टू टीच होता है ना, ये भी एक पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है. सो इट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, है ना, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि अगर आप इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स भी करा दो, व्हाट विल हैपन कि अगर राकेश सर को बोल भी दिया जाए कि प्लीज़ कम एंड टीच इन दिस इंस्टीट्यूट, तो भी द क्वालिटी ऑफ टीचिंग विल गो डाउन इफ ही इज़ नॉट विलिंग टू डू दैट. ओके, सो जितने भी पर्सनल वॉल्यूशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पर्सनल क्वालिफिकेशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड. नेक्स्ट थिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल. डिटर्मिनेबल इज कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप डिटरमाइन कर सकते हो, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप एंड कर सकते हो, जैसे कि पार्टनरशिप एट विल. इफ़ यू अंडरस्टैंड कि पार्टनरशिप एट विल क्या है, इफ़ यू हैव रेड पार्टनरशिप एट विल वैसा पार्टनरशिप होता है जिसमें ड्यूरेशन आपने मेंशन नहीं किया है कि वो पार्टनरशिप कब तक चलेगी. तो कोई भी पार्टनर उसको कभी भी डिसॉल्व कर सकता है बाय सर्विंग अ प्रायर नोटिस. तो अगर पार्टनरशिप एट विल वाले कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जाए, तो व्हाट द पार्टनर्स कैन डू, नेक्स्ट डे फिर से वो ख़त्म कर लेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को. द होल, तो ये पूरा जो प्रोसेस हो जाएगा सूट फाइल करने का, इन्फोर्स कराने का, दैट विल बिकम अ वेस्ट. तो इसीलिए जो डिटर्मिनेबल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप एट विल, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी इन्फोर्स. अब इसके लिए एक केस है विच इज़ कैलाश सिंह वर्सेज मैनेजिंग कमेटी मेयो कॉलेज, जिसमें भी ये बोला गया कि अगर एक मास्टर ने अपने सर्वेंट को निकाल दिया है ना, मास्टर एंड सर्वेंट हैड अ कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था, बट मास्टर हैज़ किक्ड आउट द सर्वेंट, है ना, तो फिर अगर निकाल दिया है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट की भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं की जा सकती है. एंड वाई दिस कैन नॉट बी डन, बिकॉज देखो मास्टर एंड सर्वेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें मास्टर के पास पावर होती है कि वो कभी भी टर्मिनेट कर सके कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी रीज़न दिए हुए किसी भी वक्त पे. तो अगर कल को अगर कोर्ट ने इन्फोर्स भी करा दिया, फिर भी मास्टर उसको टर्मिनेट कर लेगा. तो फॉर दिस वेरी सिंपल रीज़न मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाती है. बट देयर इज़ अ वेरी बिग बट इन दिस कि अगर मास्टर
के पास भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको नोटिस सर्व करना है। तो अगर मास्टर ने नोटिस नहीं सर्व किया है ऑपोजिट पार्टी को और तुरंत निकाल दिया विदाउट गिविंग एनी नोटिस ड्यूरेशन, तो वहाँ पे ही हैज़ टू पे कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन के लिए वो लायबल होगा, बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ही वोंट बी लायबल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 16। सेक्शन 16 एक स्पेशल ग्राउंड ऑफ डिफेंस देता है विच इज स्पेशली फाउंडेड ऑन प्लेंटिव्स कंडक्ट। तो यहाँ पे प्लेंटिव की कंडक्ट को बहुत महत्व दी जाती है और उसी के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो प्लेंटिव की कंडक्ट को देखने के लिए कोर्ट बस कॉन्ट्रैक्ट तक कन्फाइन नहीं होती जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में हुई है। कोर्ट बाकी सारी सर्कमस्टांसेस, बाकी सारी परिस्थितियां भी जो कॉन्ट्रैक्ट के होने के ड्यूरेशन में सराउंड कर रही हैं, उन चीज़ों को भी देखता है प्लेंटिफ के कंडक्ट को चेक करने के लिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि प्लेंटिफ का जो कंडक्ट है वो अनब्लेमिश्ड होना चाहिए, तभी वो अलाउड होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अदरवाइज if his conduct is bad, then it will be a personal bar to relief. Okay, so now let's study section 16 personal bar to relief. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट सेम पॉइंट कि अगर उसने स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है अंडर सेक्शन 20, और ये जो है ये करंट प्रोविजन है, लेकिन ये करंट प्रोविजन है सेक्शन 16 का, बट बिफोर अमेंडमेंट क्या था? बिफोर अमेंडमेंट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस वाली बात नहीं थी। बिफोर अमेंडमेंट द थिंग वाज कि अगर प्लेंटिफ रिकवर नहीं कर सकता कॉम्पनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं दिया जाएगा। सो ये पहले था। तो कब वो रिकवर नहीं कर सकता था कॉम्पनसेशन, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ ने खुद ही फ्रॉड किया है, कॉन्ट्रैक्ट तो किया लेकिन फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट किया, या फिर फोर्जरी कर लिया डॉक्यूमेंट्स में और कॉन्ट्रैक्ट किया, या फिर 236 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसने अपने आप को फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है एज एन एजेंट। तो इन सारे केसेस में क्योंकि प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज एट फॉल्ट, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट होती थी। बट दिस सेक्शन ये वाली चीज़ अब पूरी ओमिट हो चुकी है, एंड नाउ द थिंग इज दैट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो सकता है। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हुआ है तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल नॉट बी ग्रांटेड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड थिंग इज कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहाँ भी नहीं ग्रांट होगा वेयर प्लेंटिफ हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। अब इनकेपेबल कैसे हो सकता है? आइदर ही हैज़ बिकम इनसॉल्वेंट, अनसाउंड हो गया है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का फ्रस्ट्रेशन हो गया जिसकी वजह से ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ए एक सिंगर था एंड ही हैड अ कॉन्ट्रैक्ट कि बी के बर्थडे पे वो डांस और सिंग करेगा, बट सब्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंड टू ए की उसकी एक्सीडेंट हो जाती है एंड ही बिकेम इनसेन। तो अब चूंकि वो एक्सीडेंट हो गया है, ही हैज़ बिकम इनसेन, तो ही हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जा सकता इस कॉन्ट्रैक्ट का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि सेक्शन 16 में तब भी प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जा सकता जब उसने एसेंशियल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है। एसेंशियल टर्म, कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन मुद्दा है एसेंशियल टर्म है, उसी को उसने वायलेट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उनको बेचेंगे रेयर गुड्स और पेमेंट एडवांस में हो जानी चाहिए। तो एडवांस जो पेमेंट है वो एक एसेंशियल टर्म था कॉन्ट्रैक्ट का, और चूंकि बी ने एडवांस में पैसे नहीं दिए तो अब बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकता। कमिंग नेक्स्ट, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब भी नहीं ग्रांट हो सकती है जब प्लेंटिफ ने फ्रॉड में एक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ भी बी के साथ कि वो एक हाउस गार्डन के साथ बी को सेल करेगा, और हाउस गार्डन के साथ, और ये जो गार्डन होना एक मटेरियल एलिमेंट थी प्रॉपर्टी की, बट बिना कंसेंट की और कंसील करते हुए उसने प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। तो चूंकि उसने कंसील किया और बिना कंसेंट के कट कर दिया तो ये अमाउंट करता फ्रॉड को, और यहाँ भी अपनी ही गलती की वजह से ए इन्फोर्स नहीं करा सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। नाउ कमिंग नेक्स्ट, जहाँ पे प्लेंटिफ ने एक्ट किया वेरिएंस में या फिर प्लेंटिफ ने एक्ट किया है सबवर्जन में, और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि ए जो कि एक एजेंट था एक्स का, सो ए इज एन एजेंट ऑफ एक्स, सो ये एक्स बंदा है, इसका एजेंट है ए, और ए एक कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ? एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बी के साथ कि मैं आपको एक्स की प्रॉपर्टी बेच दूंगा। ओके, सो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक्स के साथ कि मैं आपको बी की प्रॉपर्टी बेच दूंगा, और नेक्स्ट ए सूट करता है ना,
ये सूट करता है कि मेरा जो कंसेंट है वो AX पे मतलब अपने प्रिंसिपल पे सूट कर रहा है कि मैं इसका एजेंट नहीं हूँ और इसने मेरा कंसेंट फ्रॉड से ले लिया था। तो यहाँ पे भी अगर B ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर A उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं ला सकता है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि A हॉट एंड कोल्ड नहीं ब्लो कर सकता, ही कैन नॉट अप्रोबेट एंड रीप्रोबेट। एट वन टाइम ही इज टेलिंग B कि मैं तुम्हें अपनी प्रिंसिपल जो कि A है उसकी ज़मीन तुम्हें दिलवा दूंगा, और अदर टाइम वो X को बोल रहा है कि मैं तुम्हारा एजेंट नहीं हूँ बिकॉज आपने मेरा कंसेंट फ्रॉड से लिया है। सो ये दो अलग अलग बातें हो गई। तो इसीलिए चूंकि ही हिमसेल्फ विलफुली एक्ट कर रहा है वेरिएंस में, उसको पता था कि इफ़ ही इज़ नॉट द एजेंट तो उसको नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था B के साथ, बट स्टिल उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो फिर वहाँ पे उसने विलफुली वेरिएंस में एक्ट किया है। तो यहाँ पे भी B अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो A अपनी गलती की वजह से उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकता है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, ये क्लॉज C ये बोलता है हु फेल्स टू प्रूव दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड और हैज़ बीन रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है प्रूविंग की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रूव करना है कि या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है या आपने परफॉर्म नहीं किया लेकिन आप रेडी एंड विलिंग हो परफॉर्म करने के लिए, अनटिल कि आपको रोक दिया गया था स्वयं डिफेंडेंट द्वारा कि आप परफॉर्म ना करो, वेव कर या फिर वेव कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ती कि या तो आप परफॉर्म कर दिया या फिर आप रेडी एंड विलिंग हो परफॉर्म करने के लिए, अनटिल अनलेस आपको डिफेंडेंट ने प्रिवेंट या वेव कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे पढ़ा रेडी हो और विलिंग हो, तो रेडी और विलिंग आपको लेमैन के टर्म में नहीं समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ लीगल सेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेडीनेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय विलिंगनेस? सो रेडीनेस इज बेसिकली फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपके पास उतने पैसे, उतनी फाइनेंसेस, उतनी कैपेसिटी है कि नहीं कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाओ। और विलिंगनेस होता है कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस कि आप करना चाहते हो। सो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप रेडी हो और विलिंग हो, मतलब आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी भी है और आपकी इंटेंशन भी है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रेडीनेस और विलिंगनेस की हमने बात करी है ये किस स्टेज पे प्रेजेंट होनी चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है एट ऑल टाइम्स, ये प्रेजेंट होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स। तो जब से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओके, से लेकर जब आपने सूट फाइल किया है और उस टाइम से लेकर जब से आप डिक्री पास हुई है, ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो रेडीनेस एंड विलिंगनेस है ये पूरे टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए। सो एट ऑल टाइम्स, ओके। और फिर कमिंग नेक्स्ट, हमें ये समझना पड़ेगा कि 2018 अमेंडमेंट से पहले ये सेक्शन क्या बोलता था और 2018 के अमेंडमेंट के बाद ये क्लॉज C में क्या बदलाव हुए हैं। तो अमेंडमेंट से पहले यू कैन सी कि आपको एक स्पेसिफिक इशू बनाना पड़ता था रेडीनेस एंड विलिंगनेस का, मतलब उसको एवर भी करना पड़ता था और प्रूव भी करना पड़ता था। एवर का मतलब आपको अपने प्लेंट में लिखना पड़ता था दैट आई एम रेडी एंड विलिंग, और उस बात को प्रूव भी करना पड़ता था, है ना। बट अमेंडमेंट में क्या बदलाव आए? अमेंडमेंट के बाद ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है एवरिंग की, इसको रिमूव कर दी गई है। सो इसका ये मतलब है कि अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपने लिख दिया तो वेरी वेल एंड गुड, बट अगर आपने वो मिस आउट भी कर दिया है ना, तो इट विल नॉट बी अ हर्डल। क्योंकि पहले क्या होता था ना, अगर आपने एवर नहीं किया तो ऐसा माना जाता था दैट यू हैव फेल्ड टू डिस्क्लोज योर कॉज ऑफ एक्शन। तो पहले ये माना जाता था कि आपने चूंकि लिखा नहीं है तो आपका कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा, और अगर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है तो ऑर्डर 7 रूल 11A CPC के तहत आपकी उस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो ये पूरा आपकी प्लेंट ही रिजेक्ट हो जाती थी। सो देयर वाज अ मेजर इफेक्ट विच वाज हैपनिंग कि आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती थी। बट अब क्या है कि एवरिंग की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है, मतलब आप लिख सकते हो, इट हैज़ नॉट बीन बार्ड कि आप लिख ही नहीं सकते हो, आप लिख सकते हो, बट अगर आपने नहीं लिखा तो दैट विल नॉट बी अ हिंड्रेंस टू द मैंडेटरी राइट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो लिखने की बस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया, बट अभी भी प्रूविंग की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप फेल टू प्रूव करते हो, अगर आप नहीं प्रूव कर पाते हो तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिलेगी।
एंड माइंड इट, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो रेडी एंड विलिंग लिखा है. सो यहाँ पे आप रेडी भी होनी चाहिए और विलिंग भी होनी चाहिए, आपको दोनों चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी. सो देयर मे अराइज अ सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन विलिंग है, मतलब उसकी इंटेंशन तो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, बट वो रेडी नहीं है क्योंकि ही इज़ नॉट हैविंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्सन के पास कि वो रेडी तो है पैसे देने के लिए, पैसे हैं उसके पास, रेडी तो है, बट ही इज़ नॉट विलिंग, मतलब वो किसी प्रेशर में आके दे रहा है. तो इन दोनों केसेस में जहाँ पे कोई भी एक रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो पा रही है, वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं इन्फोर्स किया जा सकता. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. आई होप इट इज़ गोइंग. आई हैव टू बी अ लिटिल फास्ट बिकॉज ये इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. और हमारा दूसरा पार्ट भी है एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट इन डिटेल, तो इसलिए इट इज़ थोड़ा टाइम टेकिंग, बट आई होप कि आप 1-2 बार वीडियो देख लोगे सो यू विल ग्रास्प इट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब यहाँ पे सेक्शन 16 का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलता है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू एक्चुअली टेंडर टू द डिफेंडेंट और डिपॉजिट इन कोर्ट एनी मनी. सो यहाँ पे आपको रेडीनेस और विलिंगनेस दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट में मनी डिपॉजिट कर दी जाए. ओके, तो कोर्ट में एक्चुअली मनी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि कोर्ट ने आपको खुद डायरेक्ट किया है कि वी वांट द मनी टू बी डिपॉजिटेड, तब ठीक है. अदरवाइज रेडीनेस एंड विलिंगनेस को शो करने के लिए कहीं से भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्चुअली मनी डिफेंडेंट को देनी पड़े या फिर कोर्ट को देनी पड़े. बिकॉज अंडरस्टैंड, हमको ना स्पिरिट देखना है चीज़ों की, है ना. स्पिरिट और सब्सटेंस देखना, उसका फॉर्म नहीं देखना है. तो अगर स्पिरिट में इफ़ यू आर रेडी एंड विलिंग, अगर आपके कंडक्ट से प्रूव हो रहा है, सर्कमस्टांसेस से प्रूव हो रहा है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से प्रूव हो रहा है, ओके, सो अगर इन चीज़ों से प्रूव हो रहा है कि आप रेडी एंड विलिंग हो, तो भली फॉर्म में एग्जैक्टली आपने पैसे दिए या नहीं दिए, इट बिकम्स इमटेरियल. ओके, और द सेकेंड थिंग इज द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस कि दोनों ही चीज़ें प्रूव होनी चाहिए. And this is the end of video. It was a very long video, but thank you for watching and I hope you enjoyed the session because ये हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं for exams and all, but I think this will help you in improving your concepts. And do like, subscribe and comment. Please subscribe kare if you like it, because honestly it has taken me a lot to do this video. Okay, thank you. See you in next session. Bye. Take care.